तो कोई भी इंडक्टर है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर। इंडक्टर, अच्छा इंडक्टर किसको बोलते हैं? तो ऐसी कोई भी चीज जिसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टर। जैसे एक कॉइल होती है उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एक सोलेनॉइड होती है उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो इनको हम कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? कॉमनली इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है इंडक्टर। जैसे रेजिस्टेंस वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। तो अगर कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, यानी कि करंट के चेंज होने से अगर वो जो डिवाइस है अगर वो ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इंडक्टर बोलेंगे। ठीक है जी। तो एक इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। जैसे एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। उसी तरीके से जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर मतलब कॉइल या सोलेनॉइड, जब उसमें से करंट पास किया जाएगा तो वो भी एनर्जी स्टोर करती है। तो वही हमको कैलकुलेट करना है कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगी। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा केस कंसिडर कर रहे हैं। सपोज करो ये कोई सोलेनॉइड है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, साथ में एक की लगा दी हमने। बैटरी का वोल्टेज है सपोज करो V। ये जो इंडक्टर है इसका सेल्फ इंडक्टेंस मान लेते हैं L। ठीक है। शुरुआत में सर्किट में कोई करंट नहीं है, शुरुआत में की ऑफ रखी हुई है, मतलब सर्किट में करंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम इस की को ऑन करेंगे, ऑन करते ही क्या होगा? सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि सर्किट में करंट है स्मॉल आई, और ये करंट क्या होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा। इसको इंक्रीज होने में कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कुछ मिली सेकेंड तो लगेंगे, है ना। 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में इसको कुछ टाइम लगेगा। तो जब ये करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो ये जो सोलेनॉइड है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो भी इंक्रीज होगा। ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो सोलेनॉइड है जैसे जैसे इसमें फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं या सर्किट में करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो इस सोलेनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और वो वोल्टेज लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ईएमएफ के इंड्यूस होने का रीजन क्या है? करंट का इंक्रीज होना। यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है सर्किट में, तभी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, और तभी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और ईएमएफ प्रोड्यूस होने लग गया। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा? करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करेगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सर्किट में करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा ताकि करंट को इंक्रीज होने से रोका जा सके। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है ना उसको इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इस तरीके से करंट फ्लो करेगा कि सर्किट में जो भी करंट है, जिस भी डायरेक्शन में करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो। ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका अपोजिशन करेगा। अप्लाइड वोल्टेज की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो ये वोल्टेज है, ये ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज। तो ये वोल्टेज का अपोजिशन करेगा। अगर आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे ना इसको, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा V = -E, जिसका मतलब होगा कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैं माइनस का सिंबल ले रहा हूँ, और उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है V, और उसका अपोजिशन कौन कर रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अपोजिशन कर रहा है इसलिए मैंने माइनस का सिंबल लगाया हुआ है यहाँ पे। माइनस का सिंबल क्या शो कर रहा है यहाँ पे? अपोजिशन को, कि ये अप्लाइड वोल्टेज का अपोजिशन करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आपको क्या करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता है तो उससे आप V कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E = -L di/dt। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, किसी भी सोलेनॉइड से पास होने वाले करंट को अगर आप चेंज करोगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है -L di/dt। ये वाला जो माइनस का सिंबल है ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा यहाँ पे। तो V = क्या आ गया? ये आ गया L di/dt। ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इतना है, L di/dt के बराबर है। जबकि L का मतलब क्या है यहाँ पे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, और di/dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट।
किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई। सर्किट में अभी इस इंस्टेंट पे जब आप इसको देख रहे हो, इसमें करंट कितना है I, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अभी बढ़ के मैक्सिमम नहीं हुआ है, अभी ये इंक्रीज हो रहा है। अभी इंक्रीज होते टाइम पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं सर्किट को। तो इस इंस्टेंट पे जो पावर सर्किट में अप्लाई की जा रही होगी, ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो पावर सप्लाई कर रहा है सर्किट में, वो किसके बराबर होगी? P इक्वल टू V इंटू आई के बराबर होगी। V की ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। P इक्वल टू क्या आ जाएगा? L डी आई अपॉन डी टी इंटू आई। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एक ही केस में एनर्जी स्टोर होती है जब उसके ऊपर कुछ वर्क किया जाए। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको ग्राउंड लेवल से किसी h हाइट तक लेके जाओगे तो आपको mg फोर्स के अपोजिट कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि कम से कम mg के बराबर तो होना ही चाहिए। और अगर आप h हाइट तक उसको डिस्प्लेस करते हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा h, तो फोर्स लगाया mg के बराबर, डिस्प्लेसमेंट हुआ h के बराबर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी mg इंटू h क्या आ गया? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया वर्क आ गया। और वो वर्क ही ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो h हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाती है? mgh के बराबर बन जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस सर्किट के अंदर ये जो इंडक्टर है, अगर ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो वो कौन सी एनर्जी है? वो है मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, ग्रेविटेशन वाले केस में उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो केस होंगे उसमें हम उसको मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी एनर्जी है? मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आई क्या बात? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए इस वोल्टेज सोर्स को जो भी वर्क करना पड़ेगा, वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही करंट इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोजिशन कर रहा है, उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अगर सर्किट में करंट को मेंटेन करना है, इस वोल्टेज सोर्स को करंट को इंक्रीज करना है, मैक्सिमम तक पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अगर ये अपोजिशन नहीं करता, ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता, तो ये इजीली सर्किट में करंट फ्लो हो जाता, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही सर्किट में करंट इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, ये ईएमएफ यहाँ पे पिक्चर में आ गया और ये क्या कर रहा है? ये करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करने लग गया, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए ये जो वोल्टेज सोर्स है ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा कुछ वर्क करेगा ताकि सर्किट में करंट को बढ़ा सके। वो वर्क कितना होगा? तो हमने ये तो कैलकुलेट कर रखा है कि जो पावर सप्लाई कर रहा है ये वोल्टेज सोर्स, वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें जो वोल्टेज सोर्स है, ये किसी इंस्टेंट पे जो पावर सप्लाई कर रहा है उसको वर्क के टर्म्स में लिखना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम dw/dt लिख सकते हैं। एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt के अंदर मान लो कि इस वोल्टेज सोर्स ने सर्किट में जो वर्क किया वो है w, तो dw/dt ही क्या होता है? पावर होता है। पावर का मतलब क्या है? वर्क अपॉन टाइम। तो dt टाइम के अंदर अगर वोल्टेज सोर्स ने dw वर्क किया, ये कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है, ये एक तरह से सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए वोल्टेज सोर्स को जो वर्क करना पड़ रहा है, जो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है एक्स्ट्रा, ये वो वर्क है। ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम क्या आ गया? पावर। तो इसको हम लिखेंगे L डी आई अपॉन डी टी इंटू आई के बराबर। दोनों साइड में देखो ये dt वाली टर्म तो हो जाएगी कैंसिल, और ये dw इक्वल टू क्या आ जाएगा? L आई डी आई आ जाएगा। अब ये जो रिलेशन मैंने लिखा है इसका मीनिंग समझो, ये क्या लिख दिया हमने मैथमेटिकली, क्या लिखा हुआ है? मान लो कि कोई सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस है L, और उसमें स्विच को ऑन करने से करंट इंक्रीज हो रहा है और किसी इंस्टेंट पे आपको करंट उसमें दिखाई दे रहा है I। तो उस इंस्टेंट पे अगर करंट को DI से इंक्रीज करना है, थोड़ा और बढ़ाना है आपको, तो DI से करंट को इंक्रीज करने के लिए अभी I करंट फ्लो हो रहा है और उसको थोड़ा बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? DI। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? L इंटू आई इंटू डी आई के बराबर। ये वो फॉर्मूला आ गया अपने पास। लेकिन सर्किट में करंट मान लो 0 से कैपिटल I तक इंक्रीज करना है, 0 से 10 एम्पियर तक इंक्रीज करना है, तो कैपिटल I की वैल्यू है 10 एम्पियर। तो फिर टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? ये तो स्मॉल अगर करंट इंक्रीज करना है उसके लिए किया गया वर्क है। तो अगर आपको करंट को 0 से मैक्सिमम तक पहुंचाना है, कहां से कहां तक पहुंचाना है? 0 से मैक्सिमम तक, 0 से I तक पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको
जो वर्क करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप इसको इंटीग्रेट कर लो और लिमिट लगा दो कि 0 से i तक करंट को बढ़ाना है तो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो LI/DI हमको करना है इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या लगाओगे, 0 से i की लिमिट लगा दी हमने। समझ में आई ये बात? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w इक्वल टू l, यहाँ पे कांस्टेंट है अलग कर लो। i का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपको कोई वेरिएबल दे रखा हो जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, ऐसे i का इंटीग्रेशन क्या होगा i²/2। ठीक है, i के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कर रहे हो और लिमिट क्या लगानी है, 0 से i की लिमिट लगानी है। ठीक है, तो ये आएगा w इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा i²/2 कैपिटल i²/2 माइनस लोअर लिमिट पे ये क्या बन जाएगा 0। तो वर्क आ गया अपने पास में 1/2 L I², और ये जो अपने पास वर्क निकल के आया है यही इस इंडक्टर के अंदर यानी कि इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है वो किसके बराबर होगी, इस वर्क के बराबर होगी, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर, उसका फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ Li²। ये फॉर्मूला हमारे काम का है, ये आपको याद रखना है कि अगर किसी भी इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L हो, अगर उसमें से I करंट फ्लो करवाना है तो वो करंट फ्लो करने पे जो एनर्जी स्टोर करेगा वो हाफ Li² के बराबर हो। एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 5 हेनरी, उसमें मुझे 10 एम्पियर करंट फ्लो करना है, तो वो कितनी एनर्जी स्टोर कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, हाफ Li² वाले फॉर्मूले से L की वैल्यू 5 पुट कर दो और I की वैल्यू 10 पुट कर दो, सॉल्व कर लो। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया अपने पास, आया समझ में? बाकी ये फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी इंडक्टर ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है जब उसमें से I करंट फ्लो किया गया वो एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो।